हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू लैब्स फॉर यू। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीकांत, लेकर आ गया हूं क्यू संवाद का एक नया एपिसोड। आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं अरुण। अरुण से हम बहुत सारी बातें करेंगे मिडिल ईस्ट में आईटी ट्रेंड के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। बट उससे पहले वेलकम करते हैं अरुण का। हाय अरुण, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच श्रीकांत। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? ऑल गुड, ऑल गुड। अरुण, आई मीन इफ पॉसिबल कैन यू गिव अ लिटिल इंट्रो अबाउट योर सेल्फ, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके थोड़ा सा। Sure. Hi guys, I'm Arun Nair. I have 11 years of experience. I currently work for Emirates NBD Bank through HCL. So I've been in the UAE in the last 2 years, and I bring with me 11 years of experience. मैंने start किया with functional testing for the first 2.5 years, and ever since then I have been doing automation testing. So I have worked in various automation tools and different frameworks that comes with the tools, and also in different areas of automation testing. So for me, I have been mainly specialized in transitioning teams from manual testing to automation testing. And yeah, I've been leading teams for the last 5 years, so that is again what I'm very passionate about. So yeah, that's pretty much about me. I'm very happy to be here and learn as well as share the insights that I have from my journey. थैंक यू अरुण, आई मीन फॉर शेयरिंग लिटिल एंड गुड इंट्रो अबाउट योर सेल्फ। सो अरुण, एक जो चीज़ आपने कही कि आप मिडिल ईस्ट में हो, आप मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हो, बट बिफोर दैट आप इंडिया में थे, राइट? आपने इंडिया से Right. या वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, तो ये जर्नी कैसी रही? आप कैसे, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली? कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा। राइट, तो मैं बेसिकली दुबई बॉर्न हूँ। तो मेरा हमेशा से एक एस्पिरेशन था कि मैं यहाँ पे आके काम करूँ, बिकॉज आई हैव लिव्ड देयर फॉर क्वाइट सम इयर्स। तो इनिशियली हो नहीं रहा था, वैसा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहे थे। एंड फॉर अ पर्सन टू कम टू यूएई एंड वर्क, इट हैज टू बी कि आइदर यू आर हियर और यू आर एन इमीडिएट जॉइनर। तो काफी टाइम तक वैसा बन नहीं रहा। इवन दो आई ट्राइड कमिंग इन 2017 में आया था यहाँ पे फॉर अ वेकेशन, एंड दैट वाज ड्यूरिंग द क्रिसमस हॉलीडेज। सो यहाँ पे सब मोस्टली बंद होता है, वो टाइम पे हायरिंग उतना ज्यादा होता नहीं है। बट आई सॉ द पेन पॉइंट्स दैट आर देयर इन टर्म्स ऑफ माइग्रेटिंग टू द यूएई। तो धीरे धीरे आई बिल्ट माई नेटवर्क, एंड दैट्स व्हेन आई फाउंड द राइट अपॉर्चुनिटी, आई फाउंड द राइट टाइम वेयर आई डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम टू माइग्रेट टू यूएई। एंड दैट्स वेयर आई टुक अ स्टेप बाय रिजाइनिंग। एंड मैंने आई हैड डिसाइडेड कि मैं ट्रांसफर होने वाला हूँ यहाँ पे, आई कम एंड सर्च अ जॉब। But luckily, during the end of my notice period, I found an opportunity and I joined here. ओके ओके अरुण। तो अरुण, आई मीन आपका एक एस्पिरेशन था कि आपको दुबई आना है, राइट? बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इंडिया में है, उनका भी ऐसा ही है कि हाँ, हमें दुबई में जाके काम करना है, बट उनका रीज़न कुछ अलग है। उनका रीज़न ये है कि सैलरी अच्छी है और टैक्स नहीं होता है। तो इसके बारे में क्या ये सच में मिथ है, या है वहाँ पे टैक्स अगर डिडक्शन नहीं होता तो बहुत अच्छी सैलरी होती है? ठीक है, मेरे हिसाब से वहाँ एक्सपेंसेस भी वैसे होंगे, राइट? तो उसके बारे में Right. थोड़ा सा अगर ऐड ऑन करें आप। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे टैक्स नहीं होता है, एंड उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। नो मैटर आप एक बिगनर हो या एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो टैक्स ना होने के बहुत फायदे हैं। बट सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं ना, जो नंबर आपको मिलता है कि आपका सैलरी से सपोज 5,000 दिरहम्स है या 10,000 दिरहम्स है, लोग सीधे गूगल में उसको कन्वर्ट करते हैं और राइट, वो हाँ। अज्यूम करते हैं कि ये ओके, इट्स अ बिग नंबर। बट राइट, उन लोग ये नहीं कैलकुलेट करते कि यहाँ के एक्सपेंसेस के हिसाब से हाउ मच विल दे बी एबल टू सेव। तो राइट। वो एक बहुत बड़ा गैप है जो आजकल बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, कि लोग आ तो जाते हैं ये सोच के कि ओके, दिस इज अ वेरी गुड नंबर गूगल में जब आप कन्वर्ट करते हो। बट इन रियलिटी यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि आपके लाइबिलिटीज क्या है वहाँ पे, आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप कैसे रहना चाहते हो, आर यू प्लानिंग टू ब्रिंग योर फैमिली। सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दिस इज माई फर्स्ट काइंड ऑफ एडवाइस जो मैं देता हूँ लोगों को, कि यू हैव टू बी रियलिस्टिक ऑफ व्हाट आर यू लुकिंग एट। क्योंकि देर आर मेनी पीपल जो कन्वर्ट करते हैं, दे अंडरस्टैंड द एक्सपेंसेस एंड दे डिसाइड टू स्टे बैक इन इंडिया बिकॉज दे आर हैविंग गुड पैकेजेस देयर। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो आपको ध्यान देना चाहिए। ओके ओके अरुण, सो फिगर्स की बात आपने जैसे करी, तो अगर मैं बात करूँ, एक 5 ईयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट है और एक 10 ईयर्स
कैंडिडेट है, ओके, इंडिया में वो काम कर रहा है, अब वो मूव करना चाहते हैं दुबई या मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी। तो आप क्या एक एक अमाउंट प्रोजेक्ट करते हो कि इतना तो होना चाहिए, इतना आपकी आस्क होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ लोगों को पता नहीं, लोग गूगल करते हैं, गूगल में जो मिलता है वही वो कर देते हैं, उनको नहीं पता इसके बारे में। तो कोई एक नियर अबाउट सजेशन इस पे? राइट। तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि आप जब मिडिल ईस्ट में ट्राई करते हो जॉब, तो उन लोग कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि आपको मिडिल ईस्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं। एंड बेस्ड ऑन दैट, आप जो बोल रहे हो 5 years to 10 years, शायद ऐसा भी होता है कि दे ऑफर द सेम पैकेज टू वो रेंज में, राइट, बिकॉज यू डोंट हैव मिडिल ईस्ट एक्सपीरियंस, आप नए आए हो। राइट। अगेन तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन हायर कर रहा है, क्या आप वेंडर के थ्रू हो, वो हम्म। वेंडर का बजट कितना होगा। तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स, एक बॉल पार्क फिगर तो नहीं मिलेगा, बट हमको अपने साइड से देखना बहुत जरूरी है कि हम अगर एक बैचलर है, तो हम्म। मे बी a 12,000 to 15,000 रेंज इज अ वेरी गुड सैलरी टू स्टार्ट विथ। बिकॉज आप शेयरिंग में रह सकते हो, आप काफी, आपके ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो आप बहुत सेव कर सकते हो, राइट। बिकॉज यू कैन मेंटेन अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सेव अ लॉट। बट जब आप फैमिली के साथ आना चाहते हो, एंड वो भी डिपेंड करता है कि आपकी पार्टनर अर्निंग है क्या, आपके कितने किड्स है। तो अगर इफ यू हैव अ स्पाउस एंड शी इज ऑल्सो अर्निंग, देन आई थिंक यू शुड नॉट कम बिलो 18,000, बिकॉज ऑफकोर्स यू वोंट बी लिविंग इन शेयरिंग। वेराज देर आर सम पीपल जो शेयरिंग में भी रहते हैं, बट द थिंग इज कि अगर आप अपने फैमिली को ला रहे हो, तो यू वुड नीड मिनिमम अ स्टूडियो अपार्टमेंट, और अगर किड्स है तो 1 BHK। तो आई थिंक 18 वुड बी समथिंग दैट यू नीड टू हैव बेयर मिनिमम, वरना बहुत कट टू कट हो जाएगा। राइट। 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 एंड यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो आईटी का ट्रेंड है, स्पेशली क्यूए को लेके, राइट, तो वो कैसा मार्केट है वहाँ पे? क्योंकि यहाँ से मार्केट लगता है काफी बहुत अच्छा अच्छा है। है। अच्छा। राइट राइट, मार्केट काफी अच्छा है, बट आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट। ओके। एंड बट द थिंग इज इट्स ग्रोइंग, बिकॉज यहाँ पे मेजर हायर जो करते हैं वो है हमारे बैंक्स, हम्म। एयरलाइन इंडस्ट्री, एंड छोटे मोटे प्लेयर्स है जो खुद स्टार्टअप कर रहे हैं। देर आर गेमिंग्स, क्रिप्टो का बहुत मार्केट है यहाँ पे। बट द थिंग इज कि छोटा मार्केट है, बट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं विद ओके। टाइम। राइट। 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 और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जैसे आप बोल रहे हो अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रहा है, सो डेफिनेटली स्किल सेट का भी कुछ एक रिक्वायरमेंट होता होगा, राइट? कि आप राइट। ऑटोमेशन चाहिए, तो ऑटोमेशन भी किस तरीके का, मोबाइल ऑटोमेशन और वेब और एपीआई, राइट? तो वो क्या, आई मीन स्किल सेट की डिमांड है वहाँ पे? तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ट्रिकी चीज ये है ना कि उन लोग अपने डोमेन एक्सपर्टीज वालों को ही हायर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बैंकिंग का अपॉर्चुनिटी है, तो दे विल मेक श्योर कि वो बंदे को बैंकिंग एक्सपीरियंस हो, तो हम्म। उसके चांसेस बढ़ जाते हैं हायर होने के लिए। सिमिलरली एयरलाइन इंडस्ट्री का कोई अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो दे विल मेक श्योर कि उनको एयरलाइन डोमेन के लोग ही उन लोग प्रेफर करेंगे। तो वो एक पहला क्राइटेरिया है हमेशा, कि यू शुड हैव समथिंग रिलेटेड टू दोज डोमेन। तो लोगों को स्पेशली अगर मिडल ईस्ट में अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो दे हैव टू मेक देयर रेज्यूम इन सच अ वे दैट दे हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ दैट डोमेन। तो ओके। वो उसके चांसेस बढ़ाते हैं हायर होने में। एंड दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे इमीडिएट जॉइनर्स को बहुत कंसिडर करते हैं, एंड दैट इज वन बिग थिंग। जैसे इंडिया में इवन इफ यू हैव 2 or 3 months ऑफ नोटिस पीरियड, मोस्टली सबको उतना ही होता है, तो आपके कंसिडर कर लेते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज में। बट यहाँ पे मोस्टली दे ओनली प्रेफर इमीडिएट जॉइनर्स, मैक्सिमम 1 month के ड्यूरेशन में। ओके। ओके। और जैसे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें, तो मोस्टली जॉब जो होती हैं परमानेंट होती हैं, राइट? अभी कुछ कुछ राइट। जॉब्स ऐसी आने लगी हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, बट मिडिल ईस्ट में क्या इस चीज़ का सीन है? आई मीन वहाँ पे भी परमानेंट है या सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स ज़्यादा है? तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जो मेन आपका प्राइमरी पोजीशन रहता है, वो हम्म। एक वेंडर के थ्रू हायर किया जाता है आपको। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक आप बैंक के लिए काम कर रहे हो, तो वो बैंक आपको कभी डायरेक्टली हायर नहीं करता है। ओके। द चांसेस आर वेरी लेस कि वो डायरेक्टली आपको हायर कर रहा है। वो हमेशा आपको एक थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू करेगा। तो ओके। आप हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा देखा है हमने, कि आप वो वेंडर के डायरेक्ट एम्प्लॉय बनते हो। तो ओके। दैट मीन्स यू विल हैव अ प्रॉपर नोटिस पीरियड, आपका बेंच पीरियड रहेगा, दे विल अकाउंट फॉर ऑल दैट। बट बहुत सारे पोजीशंस ऐसे भी है जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, और लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, और वो रिन्यू होते रहता है। तो हम्म। इवन दो इट माइट बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, बट वो एक 1 year का कॉन्ट्रैक्ट होगा विच विल कीप ऑन गेटिंग रिन्यूड। तो इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी कैसे हायर होता है, बट यू विल सी अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके।
फाइन। इसके अलावा एक और चीज़ अभी मेरे माइंड में आई, अरुण, जैसे मैं बात करूँ डिफरेंट कंट्रीज लाइक कनाडा, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है, एक वीज़ा का चैलेंज आता है और एक लैंग्वेज का चैलेंज आता है कि आपको कुछ इंग्लिश का टेस्ट देना होता है, राइट? तो यहाँ पे अगर किसी को जाना है तो उसके लिए कोई ऐसा चैलेंज हो सकता है क्या, वीज़ा और लैंग्वेज को लेके? नहीं, तो बेस यहाँ का एक बेस्ट चीज़ ये है कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलता है, मे बी आप शायद दुबई में हो, ऑलरेडी यूएई में हो, या आप इंडिया में हो, तो आपका स्पॉन्सरशिप पूरा कंपनी टेक केयर करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके। जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं हमने मोस्टली देखा है कि कंपनी स्पॉन्सर करता है। बहुत इजी प्रोसेस है आपका। आपको वीज़ा भी बहुत जल्दी मिल जाता है। इट माइट टेक हार्डली लाइक 3 days to a week। इतने टाइम में आपका वीज़ा भी बन जाता है। एंड दे टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स, लाइक आपका मेडिकल होता है तो मोस्टली कंपनी टेक केयर करता है। एक चीज़ जो है, आपका डिग्री मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो वो एक चीज है, वो भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज करती है। बट कभी कभार कंपनीज बोलते हैं कि आप करवा दो, क्योंकि दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आपका डिग्री अटेस्टेड होना चाहिए। इफ यू आर वांटिंग टू टेक योर स्पाउस टू द यूएई, तो आपके स्पाउस का मैरिज सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड होना चाहिए। तो दीज आर सम रिक्वायरमेंट्स। बट ओवरऑल कंपनी टेक्स केयर ऑफ दिस, और वो काफी स्मूथ प्रोसेस है, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एंड यू डोंट हैव टू गिव एनी एग्जाम। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। दी ओनली थिंग इज कि आपका जैसे ही वीजा आ जाता है, आप यहाँ पे आके एक मेडिकल करते हो, तो आप एक एंट्री परमिट वीजा में आते हो यहाँ पे इनिशियली। जैसे ही आपका मेडिकल हो जाता है, फिर आपका कन्वर्ट हो जाता है रेसिडेंस वीजा में, जॉब ऑफर जो भी वीजा है वो उसमें। ओके ओके। वीज़ा टाइप में ही मेरे को याद आया, अभी एक गोल्डन वीज़ा भी है मिडिल ईस्ट में, आई डोंट नो क्या चीज़ है वो, बट मैंने बड़ा सुना हुआ है उसके बारे में। तो उसका भी कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेशन है या ऐसे ही है वो? उसका बेसिकली उन्होंने कुछ अपने क्या बोलते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को एंड पीपल हु add a lot of value in ओके terms of business people, and also people who are buying properties over here, so they have started this new golden visa, जहाँ पे you for a longer period of tenure आपको वीजा मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा है तो वो 2 years का रहता है, तो टू ओके ईयर्स के बाद आपको रिन्यू करना रहता है वापस। बट ये गोल्डन वीजा इज ग्रेटर देन 5 years, सो वो एक अच्छा चीज है कि यू कैन हैव द वीजा एंड आप कभी भी आ जा सकते हो। तो दीज आर फॉर वेरी पर्टिकुलर स्किल सेट्स, देर आर लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस जिनको मिल रहा है ये ऐसे गोल्डन वीजा। ओके ओके नाइस। अरुण, जैसे सपोज समवन इज वेरी न्यू और उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, एनी हाउ, अब उसे मिडिल ईस्ट मूव करना है, तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी, क्योंकि उसे पता नहीं है वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी, ठीक है? उसके लिए राइट। क्या आपकी एडवाइस रहेगी कि आते टाइम आपको क्या चीज़ें टेक केयर करनी है? जैसे आपने एक अपार्टमेंट की बात कही, ठीक है, स्टूडियो अपार्टमेंट एंड ऑल, तो ऐसी और एडवाइसेस फॉर न्यू कमर्स? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये जानना कि आपका ऑफिस लोकेशन क्या होगा, बिकॉज आपको फिर एकोमोडेशन उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप दुबई में आपको कहीं ऑफिस लोकेशन मिल रहा है, तो यू हैव टू सी द प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, कि ओके। इज इट, आपको ट्रैवल ऑप्शंस क्या है आपके पास। इफ योर कंपनी इज प्रोवाइडिंग पिकअप एंड ड्रॉप, देन वो कहाँ कहाँ से प्रोवाइड करेगा, सो दैट यू कैन एटलीस्ट प्लान योर एक्सपेंसेस इन सच अ वे कि आप रेंटल अपना सेव कर पाओ थोड़ा, टू स्टे इन अ प्लेस जहाँ से इजीली आपको एक्सेस है विया मेट्रो और बस, और ट्रैवल ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो ऑफ कोर्स। तो वो सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो कि व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी आर यू लुकिंग फॉर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दुबई में ज़्यादातर बर दुबई में रहते हैं, जहाँ पे मोस्टली अपने इंडियंस ही होते हैं सारे। आपको यूएई में ही बहुत सारे इंडियंस हर जगह दिखेंगे, बट देर आर सर्टन प्लेस वेर यू विल फील लाइक होम। So if you have such consideration, especially vegetarians might need places जहाँ पे veg food मिले, तो you can always reach out to people who are staying here, find out these things and plan your stay accordingly. ओके नाइस। अरुण, अगर जैसे मेरे जैसे किसी किसी प्रोफेशनल को मूव आउट करना है मिडिल ईस्ट में, राइट, तो उनके लिए क्या स्टेप्स होंगे? आई मीन जॉब सर्च कहाँ से करें? आपने बताया वेंडर्स के थ्रू होता है, बट वेंडर्स एज अ न्यू पर्सन मुझे नहीं पता कि कौन कौन से वैलिड ऑथेंटिकेटेड वेंडर्स हैं जिनको हम रीच आउट करें, बिकॉज फ्रॉड भी बहुत है इन चीज़ों में, राइट? तो इस बहुत फ्रॉड है। को कैसे ओवरकम करें? हाँ, सो कहीं पे भी अगर आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, तो मेक श्योर दैट दैट इज अ स्कैम। ओके। नहीं अप्लाई करना है उसके थ्रू, बिकॉज मिडिल ईस्ट के सारे अपॉर्चुनिटीज हैपन थ्रू वैलिड सिलेक्शन प्रोसेस। कहीं पे भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, यू डोंट हैव टू प्री पे फॉर एनीथिंग। तो
ना ही आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ना ही आपको टू योर वीजा प्रोसेस एंड ऑल, वो सब के लिए भी आपको कुछ नहीं करना रहता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ये स्कैम से आप पहली बात तो बचो। हमारे ग्रुप में भी ऐसा हमने एक पोस्ट किया था जहाँ पे पीपल, प्रॉपर इंटरव्यू होता था एंड दे यूज टू सेंड सम सर्टिफिकेशन चार्जेस बोल के उनको भेजा जाता था। तो ऐसे जब हमने ये डिस्क्लोज किया ग्रुप में कि बिवेयर ऑफ सच फ्रॉड्स, तो हम हमारे पास काफी लोग आए ये बोलते हुए कि हमने ऑलरेडी भर दिया, हमको नहीं मालूम था। तो इट्स वेरी सैड टू सी दिस, ये होता है यहाँ पे। बट बड़े बड़े वेंडर्स जो है यहाँ पे, मेनली आपको ये देखना है कि आपके डोमेन्स कौन कौन से हैं। तो वो डोमेन्स के सेलेक्टिव वेंडर्स रहते ही है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग के मार्केलिस बोल के एक वेंडर है, सिनेक्रॉन बोल के एक वेंडर है, एचसीएल है, एंड यू हैव वैल्यू लैब्स, वर्चुसा। सो ये काफी बड़े बड़े वेंडर्स है जो मेनली जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स बहुत एविडेंट है कि ये डोमेन्स में देर आर सेलेक्टिव वेंडर्स ओनली। एंड दुबई मार्केट, यूएई मार्केट इतना बड़ा भी नहीं है कि देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज और लाइक पीपल हु आर हायरिंग। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पे कहीं भी नहीं करना है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। राइट, राइट, राइट। आपने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया, तो मुझे थोड़ा सा ले ऑफ और रिसेशन के बारे में भी पूछना है, क्योंकि इंडिया में अभी जॉब्स को लेके थोड़ा सा इस तरीके का माइंडसेट चल रहा है कि ले ऑफ एंड रिसेशन इस वजह से नई ओपनिंग्स नहीं मिल पा रही, स्पेशली फॉर द एक्सपीरियंस गाइस। तो वहाँ पे क्या चल रहा है अभी मिडिल ईस्ट में? यहाँ पे यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ऐसा ले ऑफ टाइप उतना ज्यादा स्केल पे नहीं सुनाई देता है, बट एक साइकिल होता है हर मार्केट में। तो राइट। इन एवरी 3 years और 4 years यू सी अ डाउन ट्रेंड वेर इन हायरिंग फ्रीज हो जाती है। एंड प्लस कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट्स आर नॉट रिन्यूइंग योर कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे सब होता है, इवन यहाँ पे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग डोमेन में एक साइकिल होता है हर 3-4 years में, वेर उन लोग भी अपना रिन्यू नहीं करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट। तो इट डिपेंड्स अगेन फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, एंड ऑल्सो क्या क्लाइंट कौन है आपका, तो वो सब फैक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे भी होता है। बट इट्स नॉट लाइक एट अ लार्ज स्केल जहाँ पे बल्क फायरिंग हो रहा है, या मतलब एटलीस्ट आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट। ओके, ओके, फाइन। अरुण, आपने अभी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बात करी थी, और मैं भी उसका पार्ट हूँ, और 1000+ लोग हैं उसमें अभी एसोसिएटेड। मुझे ये जानना था कि इस ग्रुप को बनाने का आपका क्या थॉट प्रोसेस था। आई मीन, क्या चीज़ ऐसी थी जो इंस्पायर करा आपको कि नहीं यार मुझे ग्रुप बनाना है? और मैं देखता हूँ उसमें आपकी पोस्ट भी बहुत फ्रीक्वेंट होती है, राइट? तो इसके पीछे क्या रीज़न था, इस ग्रुप को बनाने के पीछे? तो बेसिकली मैं खुद ट्राई करता था जब यहाँ माइग्रेट होने का, तो आई सॉ ऑल द पेन पॉइंट्स कि यू डोंट नो whom टू रीच आउट टू, या आपको ओपनिंग्स नहीं मिल रहे हैं। या। एंड यूजुअली अ पर्सन जो स्टार्ट करता है उसके पास वो नेटवर्क भी नहीं रहता है टू सी वेयर यू आर, हु इज पोस्टिंग दोज काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, हु आर दी एचआरस एंड ऑल दैट। तो ये सब पेन पॉइंट्स को नजर रखते हुए आई also was seeing a lot of post in LinkedIn wherein everyone used to, most of the people, LinkedIn में यही होता था कि आप खोल रहे हो and they are saying that okay, I faced a layoff and I am looking for an opportunity. तो I felt कि we have to do something for the community, and seeing the pain points in the Middle East. And also मेरा network was very strong because I used to follow a lot of HRs जो रेगुलरली यूएई का पोस्ट करते थे। तो आई फेल्ट कि मेरे लिए काफी इजी होगा कि आई जस्ट हैव टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट एट वन सोर्स जहां पे सबको इजीली एक्सेसिबल होगा। तो दैट वाज माय ओनली इंटेंशन, एंड इट ग्रू टू 1000+ members. I'm really happy. And we have got a couple of people who got placed as well. So they reach out to me, and it is really it's a very proud moment for me कि at least somebody's life is getting impacted in some way or the other. So that's my only intention. So my network was good. Just had to copy paste. And मुझे पता चलता है कि, एंड यू नो लिंक्डइन का भी एल्गोरिदम ऐसे चलता है। आई वुड एनकरेज एवरीवन कि आप जब कुछ पर्टिकुलर चीज सर्च करते हो तो इवेंचुअली आपको वही आता है आपके फीड में। तो इट becomes very easy for you to find out who are the latest people, even if there is a new HR. So it's the chances of you getting his post is increased drastically because you have already been chasing those kind of posts. So I'm just using all my resources and trying to make it easier for somebody. That's the only thing.
आई ट्रूली अप्रिशिएट अरुण, आई मीन आप ये जो एफर्ट लगा रहे हो एक्स्ट्रा, और लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए जो भी ये आपने इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा है। क्योंकि जॉब पोस्टिंग आई मीन करना, लोगों को लग सकता है कि कॉपी पेस्ट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट एक एक जॉब को जाके लिंक्डइन पे या नौकरी पे सर्च आउट करना, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे ऐड करना, एक ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखना कि हाँ, ऐसा नहीं है कि फेक जॉब्स भी यहाँ पे पोस्ट हो रही हैं। क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत रिलेवेंट जॉब पोस्टिंग ही करते हो, और स्पेसिफिकली फॉर क्यूए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डेव भी ज्वाइन कर लेते हैं, मैंने देखा था ग्रुप पे। तो उन चीज़ों को आप टेक केयर कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो अरुण, इस जर्नी में आई मीन इंडिया टू दुबई और मिडिल ईस्ट में बात करूं, आपकी क्या लर्निंग रही, मेजर लर्निंग जो भी आपकी अब तक रही है? हम जॉब अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा अच्छे से, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी में देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाइंग, तो राइट। कंपटीशन बहुत है। तो इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट माइग्रेटिंग हियर, देन आपको ऐसे सिचुएशन में होना पड़ेगा कि आप एक इमीडिएट ज्वाइनर हो, और ओके। प्लस आपने अपने प्रोफाइल को ऐसा बनाया है कि आप वो डोमेन या जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाए पिक होने के। बिकॉज जो भी थर्ड पार्टी आपका प्रोफाइल आगे भेज रहा है क्लाइंट के पास, दे शुड हैव द इनिशियल कॉन्फिडेंस कि ये बंदा एलिजिबल है ये रोल के लिए। तो इवन इफ somebody doesn't have that domain experience, बट दे हैव डन समथिंग जो काफी रिलेटिव हो वो फील्ड से या डोमेन से, तो आपको अपना जो रेज्यूम है वैसा बनाना पड़ेगा। तो दैट इज द ओनली वे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बैंकिंग एक्सपीरियंस था नहीं, मैं इंश्योरेंस डोमेन में था हमेशा से। सो व्हेन आई वाज माइग्रेटिंग, आई वर्कड इन अ सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट विच वाज फॉर अ बैंक, जिसका बैंकिंग से ज्यादा रिलेटिव मतलब ज्यादा रिलेटेड था नहीं, बट आई made my resume in such a way to give them that confidence कि I can work in banking as well. So um, that readiness or that way of presenting your skill set is very important. ये लोगों में बहुत गैप होता है कि वो अपना रेज्यूम ऐसे भेजते हैं, भले वो इमीडिएट ज्वाइनर हो, बट इफ दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार ये बंदा ये डोमेन में काम ही नहीं किया है, तो वो आपका प्रोफाइल आगे जाएगा नहीं। एंड ये एक सैड पार्ट है कि दे गेट थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स दी वेंडर्स, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि आपका एकदम सामने आए। तो इफ यू आर एन इमीडिएट ज्वाइनर, आई टेल एवरीवन कि आपके सब्जेक्ट लाइन में इफ यू राइट कि आई एम एन इमीडिएट ज्वाइनर, दैट विल हेल्प यू हेल्प द प्रोफाइल टू गेट मोर विजिबिलिटी। ओके। तो या सो अरुण, आपने जैसा इतना डिटेल में रिज्यूम के बारे में बोला, क्या आपकी कोई रिज्यूम बिल्डिंग की भी सर्विस है? आई मीन आप प्रोवाइड करते हो ऐसा कुछ कि लोगों का रिज्यूम को ट्रांसफॉर्म करना? क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ मेरे लिए आई कि आपको, जैसे बैंकिंग है, एयरलाइंस है, मैं भी आपसे बात करते समय यही सोच रहा था कि मे बी लाइक मी, मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है ना ही बैंकिंग का ना ही एयरलाइंस डोमेन का, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बट अगर उन्हें मूव करना है तो वो फिर कैसे मूव करें? आपने बहुत अच्छा एक आंसर किया कि उसके लिए आपको रिज्यूम को उस तरीके से रिफॉर्म करना पड़ेगा, रीफ्रेस करना पड़ेगा, और अपने अंदर भी उस डोमेन के लिए नॉलेज लाना पड़ेगा, सो दैट आप वो प्रेजेंट कर सको। तो ऐसा कुछ सर्विस भी आप प्रोवाइड कर रहे हो आई मीन, या फ्यूचर में कुछ प्लान है कि रिज्यूम को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, स्पेशली फॉर मिडिल ईस्ट? सी आई आई मीन आइडिया, पर्सनली आइडिया मैंने दिया हो सकता है ये अभी बट ये आपके माइंड में पहले से हो। नहीं, पर्सनली आई डोंट बिलीव इन अ फैंसी रेज्यूम, क्योंकि मैंने उतना मेहनत कभी नहीं किया है कि अपने रेज्यूम को उतना विजुअली अपीलिंग करूँ। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर अदर्स, बट मेरे केस में आई हैव जस्ट प्रेजेंटेड वॉट एवर आई हैव डन सो फार। एंड ऑफ कोर्स ये पूरा रेज्यूम सर्च जो होता है, इट वर्क्स ऑन अ टूल, देर आर सर्टन कीवर्ड्स बेस्ड ऑन विच योर प्रोफाइल गेट सेलेक्टेड इफ इट इज अ बल्क अपॉर्चुनिटी, राइट? मतलब एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा बहुत सारे आपको अगर वो एचआर को काफी प्रोफाइल्स आते होंगे, तो दे माइट बी यूजिंग दीज टूल्स। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू reframe your resume in such a way that it has the keywords of the job description. This is a very big point, not only in Middle East but everywhere. राइट, तो राइट। यू हैव टू पुट दैट एफर्ट्स, बट फैंसी बनाना है या योर रेज्यूम शुड बी स्टैंडिंग आउट, मैं उतना बिलीव नहीं करता वो चीज। मैं इट माइट वर्क फॉर अदर्स, बट इट इज माई पर्सनल ओपिनियन कि फॉर मी इट आई नेवर फोकस दैट मच कि रेज्यूम एकदम आउटस्टैंडिंग हो या विजुअली अपीलिंग हो। मैंने ये नहीं किया है कभी। कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट में दम होना चाहिए, और इट शुड स्पीक लाउड इन टर्म्स ऑफ कि ओके ये जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है बहुत।
हम्म। वही है आपका मेन बेसिक जो होना चाहिए। राइट राइट राइट। अरुण, एक और चीज़ इन बिटवीन मेरे माइंड में आई कि जैसे इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस को लेके बड़े डिबेट होते हैं, राइट? सो मिडिल ईस्ट में कैसा है वर्क लाइफ बैलेंस? मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता लोगों को, बट मिडल ईस्ट में वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट दैट ग्रेट इधर। ओके। I personally find India का वर्क लाइफ बैलेंस इज बेटर, ओके। बिकॉज मिडिल ईस्ट का कल्चर, इंडिया में क्या होता है, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट्स और जहाँ पे भी है, दे फॉलो प्रोसेसेस अ लॉट। राइट। वहाँ पे एक कॉर्पोरेट लैडर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, एंड यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, लाइक प्रमोशन और समथिंग। यहाँ पे मोस्टली मैंने ये देखा है, एंड विथ हुम एवर आई इंटरेक्ट विथ, कि यहाँ पे काफी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो ओके। यू मोस्टली आर डूइंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल्स और दोज काइंड ऑफ रोल्स। सो आपको एक, मतलब देर आर नो, इट्स मोर ऑफ डिलीवरी ओरिएंटेड। ओके। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, योर वर्क इज मोर ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड, बट करेक्ट। यहाँ पे इट्स मोर ऑफ डिलीवरी ओरिएंटेड, दे केयर अबाउट डिलीवरी मोर। सो इफ somebody is coming for a better work life balance, Middle East is not the place. I can say that because I have seen a lot, I know a lot of people who work here, not only in my domain but in different domain. So that is one harsh truth that is there. Even मैं एक रेडियो इसमें, I was seeing the ranking as well. India is ahead compared to Middle East in terms of the work-life balance. So yeah, but of course it might depend on different cases as well. राइट। Company to company differ करता है, project to project differ करता है. But yeah, if you ask me a bigger perspective, this is what I feel. ओके। फाइन। सो अरुण, इन द इंट्रो आपने एक बात की थी कि आपके पास लीडरशिप का भी एक्सपीरियंस है, आप टीम भी लीड करते हो, राइट? और आज के टाइम पे जहाँ डेवलपमेंट बहुत फास्ट पेस है, हर किसी को जल्दी से जल्दी फीचर्स चाहिए। सो उस टाइम पे आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हो? क्योंकि टीम जब काम कर रही होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, इतना फ्रीक्वेंट चेंज के साथ फ्रीक्वेंट रिलीजेस, और फिर अगर कुछ बग वगैरह अगर प्रोडक्शन पे आ गया तो एक अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, राइट? और उसमें भी क्यूए को ही पकड़ा जाता है लास्ट में, राइट? तो उस सिचुएशन में आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हो? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये होता है कि आपको चीजें सिंपल रखनी है, एंड दैट इज वेयर यू विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ लीडर, राइट? तो आपको बहुत सिंपल, आपकी टीम को ये मालूम होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो ये चीज, एंड इसका इम्पैक्ट एट अ लार्जर स्केल कहाँ होने वाला है। तो व्हेन यू कीप थिंग्स सिंपल, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है काफी कंपनीज बहुत सारे प्रोसेसेस लाते हैं इन टर्म्स ऑफ फिलिंग दिस दैट, जबकि जो विच आर नॉट दैट वैल्यूएबल। So you have to streamline processes in such a way कि it becomes easy for your team to know what they are doing, why they are doing, and it is very straightforward process. तो आप जितना simplicity लाओगे उतना ही कम problems होंगे आपके टीम में, and it will function in a better way and an efficient way. तो that is my take on it. ओके। और आप जैसे लीडरशिप में अभी हो, डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी को लेके भी कुछ चैलेंजेस आते होंगे, और आजकल ये एआई आ गया है उस प्रोडक्टिविटी को, आई मीन इंक्रीज करने के लिए, ऐसा बोलते हैं, राइट? क्या आपने अभी तक एआई को यूज़ करा है अपने क्यूए एक्टिविटीज़ में एज ऑफ नाउ विद इन ऑर्गेनाइजेशन? राइट, मैं बहुत यूज करता हूँ। आई कांट यूज इट डायरेक्टली बिकॉज वी वर्क फॉर अ बैंकिंग डोमेन, सो वी डोंट हैव एक्सेस टू इट डायरेक्टली एज ऑफ नाउ, क्योंकि काफी कंप्लायंस इश्यूज भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी इज नॉट अलाउड इन आवर बैंक, एंड बट ऑफलाइन यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम्म। बीट, आप अगर एक मेल भेज रहे हो, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ सेंडिंग इट, इट कैन बी डन थ्रू एआई। आप अगर एक कोड लिख रहे हो, एंड इफ यू वांट, लाइक फॉर एग्जांपल एनी एनी वे ऑफ वैल्यू एडिशन दैट यू आर डूइंग, आप उसको एनहांस कर सकते हो थ्रू एआई। सो आई नेवर सी इट एज अ चैलेंज, but AI can be a very good partner in terms of increasing your productivity, your delivery, increasing the quality, or also it can be a very, like for example, if I have a doubt, I come and ask you, हमारा एक conversation होगा वो doubt to understand. So people should ask those kind of questions in order to use chat gpt, कि आपका knowledge बढ़े उससे, and how can you increase your quality deliverables. राइट राइट राइट। बट अरुण, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग एआई से डर भी रहे हैं, ठीक है? उनका ये कहना है एआई विल किल द जॉब्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, ठीक है? और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो
है, इन्हेंसमेंट तो हो रहा है अगर जो रेगुलर यूज कर रहा है। इन दैट केस नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको क्या लगता है, क्या एआई इम्पैक्ट करेगा क्यूए की जॉब ओपनिंग्स पे, और मिडिल ईस्ट का क्या मार्केट होगा इस पे, कुछ आइडिया आई मीन। तो आप कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी देखोगे फ्रॉम मिडिल ईस्ट पर्सपेक्टिव, क्रिप्टो को उन्होंने जल्दी अडेप्ट किया। ओके। सिमिलरली एआई को भी उन लोग काफी एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, यूए इज वेरी कीन इन अडेप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड बीइंग अ लीडर देयर। तो ऑफ कोर्स देयर विल बी मोर यूसेज। इम्पैक्ट उनको होगा जो इसको अपने एज अ पार्टनर यूज नहीं कर रहा है, ओके। राइट। तो जो अपस्किल नहीं कर रहा है, जो लर्न नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको उसका एक्सपर्ट बनना है, बट आप कैसे उसको यूज करके अपना डिलीवरेबल्स बेटर बना सकते हो। तो दिस दिस इज द माइंडसेट। फॉर एग्जांपल, नॉट ओनली इन आईटी, हम्म। आप जब एक ट्रैक्टर आया था तब भी लोगों ने बोला था कि फार्मर्स के जॉब चले जाएंगे। राइट राइट जब एक मतलब क्यूए में भी देख लो आप, जब ऑटोमेशन आया था तब बोलेंगे फंक्शनल टेस्टिंग होगा ही नहीं। तो राइट। ऐसा एआई इज नॉट गोना किल जॉब्स, आज नहीं 20 साल बाद भी, इट इज ओनली गोना एनहांस द डिलीवरेबल्स। ह्यूमन टच हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव द राइट टूल्स। इट्स लाइक अ वॉर, राइट। आपके पास राइट वेपन्स होंगे, आप बेटर परफॉर्म करोगे। बट राइट। एट द एंड ऑफ द डे आपको वेपन्स यूज करने आना चाहिए। इट्स द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन द लॉन्ग रन। तो वो ही है कि एआई विल ऑलवेज बी गुड पार्टनर फॉर यू, जो आपका डिलीवरेबल्स और बेटर करेगा। एग्री एग्री। बट यहाँ पे एक पॉइंट अरुण मेरा है, एआई को लेके स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने देखा है कि एआई से आप चीज़ें बहुत बेहतर कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी हो सकती है, सारी चीज़ें सही है। बट कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो मुझे लगती है वो थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि हम उस थॉट प्रोसेस को अपना किल कर रहे हैं, किल इन द सेंस कि हम हर चीज़ें रिफ्रेश करा ले रहे हैं चैट जीपीटी से, या कोड करा ले रहे हैं। और इसका जो एग्जांपल मुझे देखने को मिला वो स्पेसिफिकली ड्यूरिंग इंटरव्यूज मिला। जैसे स्पेसिफिकली फॉर फ्रेशर्स, जब इंटरव्यूज होते हैं तो मैं देखता हूँ कि फ्रेशर्स बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस अपने रिज्यूमे में ऐड करके रखते हैं, बट जब उनसे कोड लिखने को बोलो, बहुत बेसिक सा कोड, प्राइम नंबर और फेबोनिकी सीरीज, एनी वन, तो वो कोड नहीं लिख पाते, उसका लॉजिक नहीं लिख पाते। और उनका ये होता है कि हमने सर चैट जीपीटी यूज़ किया था, राइट, वो जो भी उनका प्रोजेक्ट बना था उसके लिए। तो मुझे लगता है फ्रेशर्स के लिए ये क्रिएटिविटी थोड़ा सा किल कर देगा अगर वो अर्ली स्टेज में यूज करने लगेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। आई मीन अगर आपका कोई इस पे टेक हो। मैं एग्री करता हूँ टू अ लार्ज एक्सटेंट कि आपको चीज़ें बेटर करने के लिए यूज करना चाहिए, ये नहीं कि आप समझ नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी कभी कुछ जब चीज़ें पूछता हूँ कि हम्म। ओके आई एम फेसिंग दिस चैलेंज, हाउ कैन आई सॉल्व इट, तो आई ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उसमें हम हमेशा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है कि हम क्यों करते हैं। तो वो समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप कुछ सीख नहीं रहे हो, देन यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ दैट टूल। उस करेक्ट। टूल का मेन यूसेज ये है कि हाउ इज इट बीइंग एबल टू डू थिंग्स बेटर। तो वो समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली फ्रेशर्स को। आई नो कि काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हो जाते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जिसका कोई आपको एप्लीकेशन उतना यूज नहीं आता है इन रियल लाइफ। बट वो क्यों कर रहे हो, एटलीस्ट वो समझना, दैट क्यूरियोसिटी शुड बी देयर, हम क्यों कर रहे हैं ये चीज, एंड दैट इज गोना हेल्प यू। एग्री। सो अरुण, आई मीन अपार्ट फ्रॉम दिस मिडिल ईस्ट और क्यूए वर्क, मैंने देखा कि आप टॉपमेट पे भी हो, राइट, और राइट। वहाँ पे भी आपकी कुछ सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करते हो प्रोफेशनल्स को। तो टॉपमेट पे आने का क्या रीज़न था। तो टॉपमेट, बेसिकली आई केम अक्रॉस दिस द वेबसाइट, जो एप्लीकेशन है इनका, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कहीं भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। तो मैंने ये देखा कि देर आर सर्टन स्किल सेट्स दैट आई फील आई एम अ लिटिल बेटर इन दोज, like for example, be it salary negotiation, be it cracking interviews। तो ये कहीं ना कहीं आई फील आई हैव अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस इन डूइंग दैट। मैंने काफी कंपनीज में काम किया है, सो आई अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स इन अ बेटर वे। एंड स्पेशली देर इज अनदर वेरी पैशनेट थिंग विच आई रियली लव इज पर्सनल फिनेंस। तो आई आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मतलब
गेटिंग अ डिग्री इज डिफरेंट बट अप्लाइंग थिंग्स इज वेरी, मतलब काफी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर पेइंग मी फॉर अ सर्विस ऑन, okay, I have a job opportunity in hand, I am giving this interview, so you need to have a proper structure in order to crack that interview. तो वो जो मुझे लगता है कि आई कैन हेल्प देयर, मैं वो काइंड ऑफ सर्विसेज देता हूँ. तो या फॉर एग्जांपल अगर पर्सनल फाइनेंस की बात करो, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर अर्निंग अ लॉट बट दे डोंट नो द राइट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. और फॉर एग्जाम्पल दे डोंट नो, ओके देयर सैलरी इज दिस मच, हाउ कैन दे कट आउट द नॉइस एंड सेव फॉर देयर फ्यूचर. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा व्हेन योर पर्सनल फाइनेंस फाउंडेशन इज स्ट्रांग. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आई फेल्ट कि मैंने थोड़ा अच्छे से लर्न किया है या मैंने खुद अप्लाई किया है अपने लाइफ में, या जो मैंने लेट सीखा है, कुछ कुछ चीजें हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं. तो वो काइंड ऑफ थिंग्स आई ट्राई टू प्रोवाइड दैट एज अ सर्विस. एंड या. ओके, आपने एक नेगोशिएशन की बात करी थी, सैलरी नेगोशिएशन और क्या बोलते हैं पोजीशन नेगोशिएशन की बात करें, ठीक है। उसमें आपका क्या कोई एक टिप है जो आप देना चाहो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सैलरी नेगोशिएट करते समय बहुत दिक्कत आती है। वो जो एचआर शेयर कर देते हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एट द एंड, ठीक है। उन्हें ये होता है कि ठीक है अभी ऑफर मिलना ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपका कोई टिप अभी के लिए? मैं मेरे पास बहुत सारे टिप्स है इसके लिए, क्योंकि आई थिंक ये मेरा एक बहुत मेरा फेवरेट स्किल सेट है ये चीज, नेगोशिएशन. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन हर जगह काम आता है, बट आपका जो सैलरी नेगोशिएशन होता है या ग्रोथ नेगोशिएशन होता है, ये आपके लाइफ को बहुत लार्ज एक्सटेंट पे इम्पैक्ट करता है. राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई लोग बोलते हैं, ओके व्हाई वुड आई पे हिम टू हम्म। नेगोशिएट माई सैलरी, बट आप ये नहीं सोच रहे हो, यू आर पेइंग सम 500-600 रुपीज टू नेगोशिएट अ लैक ऑफ इंक्रीमेंट. राइट। तो काफी डिफरेंस आता है आपके लाइफ में, एंड यू आर डूइंग द सेम वर्क, बट आपको जो मॉनेटरीली वो इफेक्ट करेगा इफ यू आर एबल टू नेगोशिएट वेल, इट विल हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट, जैसे कंपाउंडिंग बोलते हैं. फॉर राइट। एग्जाम्पल अगर आपका सैलरी बढ़ जाता है तो योर यू कैन इन्वेस्ट मोर, यू कैन सेव मोर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली मॉनेटरीली बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू शुड हैव अ प्लान. जैसे लोग प्रमोशंस नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, you should have a plan in a year. And for example if you are in a company, हम्म। आपको अगर नेक्स्ट ईयर आपको इंक्रीमेंट चाहिए या प्रमोशन चाहिए, यू शुड हैव अ फुल ईयर प्लान. कि आप साल के स्टार्टिंग में आप अपने मैनेजर के साथ बैठो, टेल देम कि ओके आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, व्हाट विल आई हैव टू डू इन ऑर्डर टू अचीव दैट. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. एंड एवरी क्वार्टर यू हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग अप दैट. राइट, आपको ग्रोथ तभी मिलेगा आपके करियर में व्हेन यू नो, ओके ऐसा कंपनी, हर कंपनी बोलता है कि ओके एट दिस लेवल यू हैव टू डू अ सर्टेन सर्टिफिकेशन. राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना है वो चीज, बिकॉज दैट्स व्हेन यू विल फील यू आर ग्रोइंग, एंड दैट्स व्हेन यू विल बी काउंटेड फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन. बिना बिना वो बेयर मिनिमम किए बाकी तो आपके वैल्यू एड्स है. फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर सेइंग ओके आपको ये चार चीजें करने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर नॉट कमिटिंग एनीथिंग बट दे आर गिविंग यू अ रोड मैप, एंड वंस यू अचीव दैट दे वोंट हैव द रूम टू से नो, बिकॉज ये डिस्कशन हुआ है एंड यू आर फॉलोइंग अप थ्रू आउट द ईयर. दैट इज वन थिंग. एंड दूसरा चीज ये है कि वेन यू आर नेगोशिएटिंग विद अ डिफरेंट कंपनी वाइल यू आर स्विचिंग, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट में नेगोशिएट ना करें, बिकॉज वेन यू कंप्लीट योर राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, फाइनल जब आप एचआर राउंड करते हो सैलरी नेगोशिएशन, द कंपनी हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, एंड काफी इजी नहीं होता है एक पर्सन को हायर करना. तो योर चांसेस ऑफ नेगोशिएटिंग इज मोर दैट टाइम. यू कैन से दैट ओके नहीं, माय एक्सपेक्टेशन इज दिस, आई वांट टू लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम stay here, and that's why I don't want salary to be a concern. These kind of sentences will create a huge impact, because they feel that okay you're serious about negotiation or you're looking for a longer stay. So ये सब चीजें, little phrases that you use at the right time right place, will create a big difference monetarily as well as professionally growth wise and all. ओके, फाइन। अरुण, एक वर्ड आपने यूज़ किया था इन बिटवीन, फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। आपका उस पर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। एंड वाई वाई डू यू थिंक कि फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है? आई मीन सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए या सभी के लिए?
ऐसा कुछ। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे जो बेसिकली ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, बट हम्म, एट द एंड ऑफ द डे जो आपको फ्रीडम मिलता है टू टेक योर ओन चॉइसेस, दैट इज व्हाई वी डू दिस। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग टू अर्न मनी, राइट? सम पीपल आर पैशनेट अबाउट इट एंड दे आर डूइंग इट, बट दोनों के लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन आएगा वेयर दे विल हैव टू टेक रिस्क इन ऑर्डर टू ग्रो, or राइट। they will have to say no to opportunities and move away. So in that case, if you are financially doing well, you will have the confidence of taking those bets. So it's very important not only for IT professionals, for anyone, कि you have to build. And the thing is we realize this a very late, because हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत लेट सीखते हैं ये सब चीजें। पीपल इन देयर 30s 40s दे लर्न, ओके यार काश मैं ये पहले करता। राइट। तो दैट्स व्हाई द मेन थिंग इज कि यार ओके आप पहले नहीं कर चुके, बट द बेस्ट डे टुडे इज टुडे, लाइक आफ्टर yesterday the best day is today. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, एंड ऑल्सो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए हम्म। the kind of risk that you can take, you can change your profession altogether if you're financially sound. So that's why it's very important to start early. राइट। और आजकल इंडिया में ये फाइनेंशियल फ्रीडम का वर्ड जो है बहुत वायरल हो रहा है। रील्स में देखें Right. या यूट्यूब पे देखें, इंस्टा पे देखें, हर जगह फाइनेंशियल फ्रीडम की ही बातें हो रही हैं। और वहाँ पे अगर मैं देखूँ फ्रीडम को लेके, तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ इंडिया में जैसे रियल स्टेट हो गया, स्टॉक हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत पॉपुलर है। आपकी क्या इसमें एडवाइस, आई मीन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आई मीन सेविंग करनी है या फ्रीडम लेनी है फाइनेंशियल, राइट? आपको एक्सपेंसेस अपने पता होंगे, कैलकुलेट कर लोगे, आपके जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो आपने कैलकुलेट कर लिया, टोटल अमाउंट कर लिया, अब आपके पास कुछ अमाउंट बचा, उसे कहाँ इन्वेस्ट करें एग्जैक्टली कुछ उस पर अगर आप टिप दे सको। राइट। तो जो भी नया स्टार्ट कर रहा ना, उसके लिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरे एक्सपेंसेस के बाद मैं सेव करूँ, ये एक बहुत गलत अप्रोच है। आपको ये पहले जानना चाहिए कि मैं कितना परसेंट डेडिकेटेडली मैं सेव करूंगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल आई वुड ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि आप मिनिमम अपने 30 to 50% सेविंग एक रेंज रखो अपने लिए। तो योर सेविंग विल हैपन फर्स्ट, एंड बेस्ड ऑन द रिमेनिंग मनी आप एक्सपेंस करोगे अपना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ काफी लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जो बाहर टीयर 2 सिटीज से आते हैं यहाँ पे, उनको रेंट देना पड़ता है, इट्स एक्सपेंसिव। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना है कि अगर आपके पास अगर प्लान नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर फिनेंसेस फर्स्ट, कि आप कहाँ पे हो, आप कितना सेव कर पा रहे हो। अगर आप इतना ही सेव कर पा रहे हो तो कैसे आप अपना इनकम बढ़ा सकते हो। दैट्स व्हेन पीपल हैव टू टेक द राइट कॉल्स। एंड वंस यू गेट स्टार्टेड, वो आपका विथ योर ग्रोथ आप अपना एक्सपेंसेस बढ़ाने नहीं चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली आप देखोगे कि आपको एक बोनस आ गया, तो बोनस आने के पहले ही लोग ये सोचते हैं कि इसको मैं खर्च कैसे करूंगा। तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो ये छोटे छोटे चीजें लॉन्ग रन में काफी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो और ऑल्सो आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, कि अगर आपने सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स एक ही बास्केट में रखा, हम्म। फॉर एग्जाम्पल आगे से 4 साल अगर स्टॉक मार्केट साइडवेज ही मूव हो रहा है, हम्म। तो आप फिर आपका पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो मेन ग्रो करने का रीजन ये होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। क्योंकि जो परचेसिंग पावर होता है आपके पैसे का, एक आज का 1,000 रुपए 5 साल बाद या 10 साल बाद उसका परचेसिंग पावर 1,000 का नहीं रहेगा, इट विल बी ओनली 500 600। तो टू बीट इन्फ्लेशन यू हैव टू इन्वेस्ट इन एरियाज वेर यू फील कि वो इन्फ्लेशन को बीट करके मेरा पैसा भी थोड़ा बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल आप बेसिकली अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड म्यूचुअल फंड में भी आपको कोई फंड मैनेजर नहीं ढूंढना है, यू कैन इन्वेस्ट इन अ इंडेक्स फंड, राइट? बट इफ यू हैव इंटरेस्ट, आप लर्न कर सकते हो, तो देन यू कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग। लाइक बहुत लोग क्रिप्टो करते हैं, यू शुड नॉट डू इट एट अ लार्ज एक्सटेंट, बट वो एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में रहना बहुत जरूरी है। तो या ओके। सो अरुण, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, लेट्स टेक एग्जांपल, आपका जो भी एक पैकेज है, आप कुछ उसमें रूल सेट करते होगे, क्योंकि यहाँ मैं इंडिया में देखता हूँ बहुत सारी वीडियोज आती हैं, 50 30 20 का रूल कोई सेट करता है, सब कोई अलग अलग रूल सेट करता है, राइट? आपका क्या आई मीन रूल है, और आप किस एरिया में ज़्यादा फोकस करते हो? आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग कि ऑडियंस भी उसी डायरेक्शन में जाए, बट आपका क्या थॉट रहता है?
राइट, फॉर एग्जाम्पल वो डिपेंड करता है, अगेन पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल, सो हम्म। इट विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपका सिचुएशन क्या है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपके पास लाइबिलिटीज क्या है। एंड तो इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। 50-30-20 जो रूल है वो एक बहुत जेनरिक रूल है कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम आप उतना तो कीजिए, एंड इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। बट बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, अगर आप एक स्मॉल पैकेज पे हो और अपना 10% कर पा रहे हो बेयर मिनिमम, तो एटलीस्ट आप उतना कीजिए। तो मेरे हिसाब से माई फर्स्ट एडवाइस फॉर एनी वन वुड बी टू गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। कि ओके। अगर आप इंश्योर्ड नहीं हो इन टर्म्स ऑफ योर, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, देर आर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, देन यू शुड हैव अ लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको LIC नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस लेना है जो काफी चीप होता है, एंड इट हैज अ वेरी गुड कवर ऑल्सो। The second thing is you should be very good, because just imagine a person earning 25,000, वो कहीं से 5,000 अगर सेव कर पा रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 2 years वो एक 2 lakhs और समथिंग दैट अमाउंट वो जमा कर पा रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको एक मेडिकल क्राइसिस आ गया, तो हम्म। इट विल वाइप ऑफ नॉट ओनली इज कैपिटल, बट वो उसको डेप्थ में भी ला के छोड़ देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को पहले इंश्योर कीजिए। देन द सेकेंड थिंग इज कि आप थोड़ा अपने आप को एक्सपोजर दीजिए टू द इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना थ्रू म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, जो बेसिकली आपके टॉप 50 कंपनीज या टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करते हैं, जो इंडिया को डिफाइन करते हैं इन अ ग्लोबल स्टेज। तो वो आपके लिए बहुत एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। देन यू कैन स्लोली डाइवर्सिफाई इनटू गोल्ड। व्हेन आई से गोल्ड, नॉट इनटू ऑर्नामेंट्स, बट you can invest in digital gold, or those kind of where there is no making charges नहीं कट रहे हो। SGB is a very good option that government gave. तो ये सब instruments are very good in order to increase, and everyone should have an emergency fund, so that अगर there is a event of a loss of job, or there is a financially stressful event that happens in your life, so at least for 6 months you can take care of your basic expenses. So if somebody has a basic expenses of 40,000, so 40,000 into 6, that is 2 lakh 40,000 will be your emergency fund. So these are basic things that you need to do. फिर उसके बाद, when once you have this foundation cleared, आपके पास इतना confidence होगा to do different things, to take risk, that it will only enhance your personal journey. ओके। अरुण, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है इसी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, क्योंकि इंडियंस को बड़ा एक इमोशन होता है अपने घर से, राइट? और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि रेंटेड हाउस पे रहना चाहिए या ओन हाउस पे रहना चाहिए, कि अपना खुद से परचेज कर लिया। बट जहाँ खुद से परचेज करते हैं वहाँ पे आपका लोन आ जाता है तुरंत, ठीक है, वो एक आपकी लाइबिलिटी वहाँ से क्रिएट हो जाती है। तो इसमें से कौन बेटर है, आई मीन आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देख लिए इसके ऊपर, और सब कंफ्यूज करते हैं। राइट, मैं खुद इसमें फंसा हुआ था, अच्छा। एंड मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, और मैंने ये सबको मैं एडवाइस करता हूँ ये, हम्म। कि आप अपने अर्ली 20s में या अर्ली 30s में डोंट गेट इनटू रियल एस्टेट अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर कि आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन बैकग्राउंड है, हम्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल फिनेंशियल बैकग्राउंड है, तब ही आप रियल एस्टेट की तरफ आपको जाना चाहिए। क्योंकि एक डेकेड ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में आपका पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा डिफरेंस आ जाएगा। भले आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिपेंड करता है अगेन। एक आदमी अगर कम सेव कर पा रहा है एक Tier 2 सिटी में, तो हम्म। उसका जो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होगा वो भी कम ही होगा मेट्रो सिटी से कंपेयर करोगे। बट एक डेकेड में आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड अर्ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था बहुत अर्ली, हम्म। एंड आप देखोगे आई हैव ऑलमोस्ट पेड मोर देन अ करोर इन दैट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, बट आज उसका वैल्यू इज ओनली 80-85 lakhs। सो right। इट्स बिकॉज ऑफ यू स्टार्ट गेटिंग इन टू EMIs एंड ऑल दोज थिंग्स। सो मेक श्योर कि आप अपना फिनेंशियल जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रांग बनाए कि आप ये डिसीजन फिर ले सकते हो आराम से। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज कि आप अगर अपने 20s में लेते हो, यू माइट बी हैविंग अ गुड पैकेज, बट हम्म। आप अपने 20s में रियल एस्टेट में जाते हो, तो मे बी यू विल बी एबल टू अफोर्ड अ स्मॉलर हाउस। बट वेन यू right। आर इन योर लेट 30s, you are able to afford maybe 2 times the size of the house. So getting early into real estate has a lot of cons compared to pros, is what I feel. And
when you let your money compound over the decade or more, you will be able to take better decisions after that time. आपका जो बड़ा रियल एस्टेट लेने का, या रियल एस्टेट लेना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, इट्स वेरी गुड. there might come a time when it becomes unaffordable as well, but you have to make sure कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो पहले. then only you have to get, and I would suggest especially वो लोकेशन फ्रीडम नहीं होता आपके पास if you get into real estate. For example, even after having this loan and everything, I decided to quit my job and migrate to UAE. Just हम्म। imagine if somebody, I had to take care of those expenses, right? कि I'm giving myself 6 months, I'm keeping aside this money to take care of my house responsibility, my EMIs and all those things. But a person who doesn't have this kind of liabilities, they will be able to take such decisions and better career opportunities more easily. So it's very important कि आप early 20s और early 30s में एटलीस्ट नहीं करो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. थैंक यू अरुण। आई मीन आपने इतना अपना एक जो एक्सपीरियंस था इन्वेस्टमेंट को लेके वो शेयर किया, क्योंकि ये जो क्वेरी होती है बहुत सारे लोगों की होती है। जैसे ही हम जॉब स्टार्ट करते हैं हमें लगता है कि हम अपना घर देख लें या अपनी एक ज़मीन देख लें, राइट, कि लैंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जब तक समझ आते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। सो आई और मीन। पीयर प्रेशर में होता है मोस्टली ये सब. एंड अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब चीजें बुरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर समबडी जिसको एक स्टेबल इनकम चाहिए, तो रियल एस्टेट में भी देर आर प्लेसेस. जैसे आपने लैंड बोला, अगर आपको पोटेंशियल दिखता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आपको आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से किस अमाउंट तक आप जा सकते हो वो जानना बहुत जरूरी है. जैसे एक रूल है फिनेंस में कि योर टोटल ईएमआई शुड नॉट बी मोर देन 20-30% ऑफ योर सैलरी. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज 20 or 30, बट देर इज अ रूल लाइक दिस. सो दैट्स दीज रूल्स आर मेड इन सच अ वे कि अगर आपका कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है या फिनेंशियल स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, तो यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इट विल नॉट बी अ बर्डन ऑन योर सेल्फ. राइट। तो द प्रॉब्लम इज हम बहुत स्ट्रेच करते हैं अपने आप को रियल एस्टेट में. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप एक 50,000 के सैलरी में हो और आप एक 60 lakhs का घर ले रहे हो, you're स्ट्रेचिंग बेस्ड ऑन योर सैलरी, तो वो एक चीज है जो गलत होता है. कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड अच्छा है, आपको वो सब देखना बहुत जरूरी है कि आपका लोकेशन क्या है, अप्रिशिएशन कितना होगा. तो डू यू हैव बेटर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज? इफ यस, देन गो फॉर इट. बट अपने आप को एक लाइबिलिटी में बांधना अर्ली इन योर करियर इज नॉट एडवाइसेबल. ओके। अरुण, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि आपका कोई एक प्रिंसिपल जो आप हमेशा फॉलो करते हो, फाइनेंशियल प्रिंसिपल स्पेसिफिकली, कि आपको ये करना ही करना है, ऐसा कोई प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो और जो हमारी ऑडियंस भी यूज़ कर सकती है। आई मीन ऐसा कुछ। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड व्हाट आई फील इज कि यू हैव टू ट्रैक एवरीथिंग. ओके। जितना डेटा आपके पास होगा उतना इजीली आप डिसीजंस ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं लोग काफ़ी बोलते हैं मुझे कि मैं सेव नहीं कर पाता हूँ या मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ. मैं उनको अगर ये पूछूं कि आपके एक्सपेंसेस क्या है महीने के, दे आर नॉट एबल टू टेल दैट. स्पेशली विद द डिजिटल मीडिया, डिजिटल कार्ड्स एंड ऑल, क्रेडिट कार्ड्स, ये वो, देर इज अ, people don't track their expenses at all. So in finances, the most important thing is to track your expenses. You should know where your money is going and where your money is coming from as well, right? इफ फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी आ रहा है, आपका पीएफ क्या है, तो ये सब से आप बेटर डिसीजन, आपका डिसीजन मेकिंग बेटर होता है इससे. तो आपका सबसे फाउंडेशनल थिंग इज टू नो वेयर यूर स्टैंडिंग एट. वहीं से फिर आप एक राइट डायरेक्शन ले सकते हो अपने पर्सनल फाइनेंस जर्नी के. राइट, 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 राइट। So thank you, Arun. I mean, for sharing all the insights about Middle East IT market as well as financial concepts with us and the audience. I'm sure audience will love this conversation. That's it from my end. आपको अगर कुछ और add on करना हो आप कर सकते हो। I mean, I'm really happy to be part of this. Shrikant, you're doing an amazing job. Even if one person gets some value out of this, our job is done, right? It's a big achievement for us. So you're doing a good job for the community, and I wish you all the best. I didn't feel like how time was going so fast. We had a great conversation, and I hope it helps people. yep. So thank you so much. Thank you.